नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। तो वेगनर महोदय कौन थे? ये जर्मनी के एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये मौसमविद थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में दिया, जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में होता है। तो आइए पढ़ते हैं। सिद्धांत इनका रहा प्रवाह के संबंध में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को इन्होंने प्रवाह के माध्यम से बताया, शाकुंतल सिद्धांत के विरोध में जाके। तो ये सिद्धांत के बारे में जानते हैं थोड़ा। सिद्धांत का उद्देश्य क्या रहा से देखेंगे। पुनः सिद्धांत का उद्देश्य, इसके बाद इनकी परिकल्पना क्या रही, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद सिद्धांत की अभियांत्रिकी, सिद्धांत का प्रधान स्वरूप कुछ भी लिख दीजिए, इसको समझते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में काफ़ी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, तो साक्ष्यों के बारे में समझेंगे। साक्ष्य, आखिर में हम आलोचना करेंगे सिद्धांत की। आलोचना के साथ साथ सिद्धांत के महत्व को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं वेगनर महोदय जी के बारे में। तो वेगनर महोदय जी जर्मनी के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया, जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ। यह यूजीसी नेट में सिद्धांत एक लाइन में दे दिया जाता है। दूसरे कॉलम में सिद्धांत का प्रकाशन तिथि, प्रतिपादन तिथि दे दिया जाता है, उसे मिलान करने के लिए आता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है ये जानना। उसके बाद किसने दिया था सिद्धांत को? वेगनर महोदय। वेगनर महोदय कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी। क्या थे? एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। लॉजिस्ट थे, अर्थात जलवायु वेत्ता थे। उसके बाद हम देखेंगे ये सिद्धांत किस पे आधारित है। ये टेलर के विस्थापन सिद्धांत पर ही आधारित है। उनके सिद्धांत को वेगनर महोदय जी ने आगे बढ़ाया। तो अब ये सिद्धांत ये हुआ। अब उद्देश्य को हम समझें। इनका उद्देश्य रहा, ये जो है वेगनर महोदय जी जो है दो उद्देश्य लेके चलते हैं। पहला, ये महासागर की तली और महाद्वीपों के विस्थापन जो था उसको जो है सिद्ध करना चाहते थे। महासागरीय तली और महाद्वीपों के विस्थापन को सिद्ध करना चाहते थे। तो उद्देश्य रहा महासागरीय तली और महाद्वीप के विस्थापन को सिद्ध करना चाहते थे, या कह सकते हैं कि संकुचन को, महासागरीय तली और महाद्वीपों के संकुचन के विरुद्ध अपना मत प्रकट करना चाहते थे, या महाद्वीपों के विस्थापन को सिद्ध करना चाहते थे। ठीक है। दूसरा इनका उद्देश्य क्या रहा? ये जो है जलवायु परिवर्तन
ये जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। जलवायु परिवर्तन की व्याख्या, असल में इनका मेन मोटो यही रहा, जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। इनका मेन मोटो था जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरोप में, अमेरिका में जो है विभिन्न युगों में विभिन्न जलवायु परिवर्तन हुए हैं। देखा जाए, इन्होंने देखा कि भारत में जलवायु परिवर्तन हुए हैं। यूरोप में जो कोयले की तहें पाई जाती हैं, वो क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वहाँ तो शीतोष्ण कटिबंध है, वो शीत जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है। और भारत में भी, भारत में पाया जाना लाजमी है, क्योंकि भारत में उष्ण जलवायु है। और भारत में जो है हिमानी निक्षेप पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हिमानी निक्षेप तो शीतोष्ण और शीत कटिबंध का एक गुण है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। इन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में इन्होंने दो मत प्रकट किया। या तो इन्होंने कहा कि या तो कटिबंधों का जलवायु कटिबंधों, ठीक है, जलवायु कटिबंधों का प्रवाह हुआ और जो स्थल स्थिर रहे। जलवायु कटिबंधों का प्रवाह और स्थल स्थिर, पहला मत ये रहा। और दूसरा इनका ये रहा कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थल प्रवाहित हुए। तो इन दोनों मतों में ये इस मत के साथ गए। कहने का तात्पर्य है कि ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23, 23.5, ठीक है, 23.5 है, 23.5 है, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो कहने का तात्पर्य इनका ये है कि ये जो जलवायु कटिबंध है, इसके मध्य क्या है? उष्ण है, ठीक है, और इसके मध्य क्या है? शीतोष्ण। यहाँ शीत, शेमेज यहाँ पे शीतोष्ण, ठीक है, यहाँ शीत 66.5। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन्होंने देखा, इन्होंने माना कि स्थलखंड विभिन्न युगों में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में प्रवाहित हुए। जैसे कि स्थलखंड पहले उष्ण में थे तो शीतोष्ण में गए, शीतोष्ण से शीत में गए, इसीलिए उन पे विभिन्न जलवायु कटिबंधों में जाने के कारण उन्हें विभिन्न परिवर्तन देखे गए हैं। ना कि ये जलवायु कटिबंध जो है प्रवाहित हुए, जलवायु कटिबंध जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए हैं। इन्होंने इस प्रकार से स्थलखंड के प्रवाह को माना और जलवायु कटिबंध को स्थिर माना। इन्होंने माना कि ये 0 डिग्री हमेशा यहीं रही, ये कर्क मकर ये हमेशा यहीं रही। सिर्फ स्थलखंड कभी अगर यहाँ था तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये इन्होंने माना। इनका उद्देश्य हम समझ लिए। अब इनकी परिकल्पना को समझते हैं। इन्होंने क्या परिकल्पना दी, इसे मिटा देते हैं हम। इनकी परिकल्पना रही, सर्वप्रथम इन्होंने माना कि पृथ्वी पर एक पैंजिया थी,
पैथालासा की उपस्थिति। पेंजिया कैसे थी? ये पृथ्वी है, तो इन्होंने बताया ये पेंजिया क्या है? ये पेंजिया, ये पेंजिया है और ये पैथालासा है। ठीक है, पैथालासा मतलब सिर्फ जलमंडल था, पानी भरा था जो चारों तरफ पृथ्वी पर स्थल खंड के रूप में एक पेंजिया थी और इसके चारों तरफ पैथालासा था जो सागर था, जो इसमें सिर्फ पानी ही पानी था। पेंजिया पैथालासा से चारों तरफ से घिरी हुई थी। ठीक है, घिरी हुई थी, इन्होंने ये माना। और दूसरा ये कहते हैं कि पेंजिया सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा, निफे 3 परतों से बनी हुई थी। ठीक है, ये 3 परतों से बनी हुई थी और सियाल सीमा पर तैर रहा था, हमने भी मान लिया। सियाल सीमा पर तैर रहा था, पेंजिया पैथालासा की उपस्थिति थी, सियाल सीमा निफे थे, सियाल सीमा पर तैर रहा था। उसके बाद ये जो है पेंजिया की उपस्थिति, इन्होंने ये अपने जो है परिकल्पना की शुरुआत कार्बोनिफेरस युग से करते हैं। ये मेन चीज है कि उपस्थिति पैथालासा की उपस्थिति थी कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या माना? उसके बाद ये मानते हैं कि अंतिम कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है? पेंजिया टूट जाती है। क्या होता है फिर? 2 भागों में टूटती है और उत्तरी भाग को लारेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड बोलती है। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि पेंजिया जब गोंडवाना लैंड और लारेसिया में टूटी तो किस बल से टूटी। हमने 2-3 किताबें पढ़ी, उसमें ये नहीं स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हाँ, ये लिखा गया है कि पेंजिया जब टूट गई, उत्तरी भाग को जो है लारेसिया बोले, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोले। उसके बाद ये उत्प्लावन बल, गुरुत्व बल और ज्वारीय बल के कारण इसमें विखंडन होता है। फिर गोंडवाना लैंड, फिर लारेसिया टूटती है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये पेंजिया किस भाग बल से टूटी ये नहीं मिला मुझे। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, बताइएगा आप किस बल से टूटी। हमें जो लगता है वो बल रहा होगा जब ये पेंजिया थी ऐसे और पैथालासा था, तो शायद गुरुत्व बल के कारण या हम कह सकते हैं गुरुत्व बल के कारण ये टूट गई। और गुरुत्व बल के कारण क्यों टूटी? ये पेंजिया दक्षिणी जो है, ये इसकी स्थिति कहाँ थी इस पृथ्वी पर? इसकी स्थिति कहाँ थी? अगर भूमध्य रेखा मान लिया जाए तो इसकी स्थिति कहाँ थी? भूमध्य रेखा के दोनों ओर थी या एक ओर थी?
तो इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे हम। इसकी स्थिति थी अंटार्कटिका जो आपका है, अंटार्कटिका से जुड़ी हुई थी, अंटार्कटिका से जुड़ी हुई थी और भूमध्य रेखा के इस पार तक इसकी स्थिति थी। तो जब ये टूट जाती है, ये गुरुत्व बल से टूटती है, जब टूटती है तो ये उत्तर दिशा में चली जाती है, ठीक है, उत्तर दिशा में चली जाती है, यहाँ पर आ जाती है, और ये जो है पार्ट टूट जाता है, ऐसे यहाँ हो जाता है, तो बीच में गैप हो जाता है। जब गैप हो जाता है तो ये आकार ले लेता है, बीच में तेथित सागर बन जाता है, ये लारेशिया, ये गोंडवाना लैंड। तो ये इनकी परिकल्पना रही। अब आगे हम सिद्धांत को समझेंगे। अब इसके पहले हम थोड़ा सा टेलर महोदय जी के सिद्धांत और इनके सिद्धांत के बारे में जाने, इन दोनों की समानता और असमानता को समझें। टेलर महोदय जी ने पहले बताया था पेंजिया के बारे में, टेलर महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधा बता दिया कि लारेंसिया और उत्तरी भाग में लारेंसिया और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। और इन्होंने भी बताया, टेलर महोदय ने सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा पर तैर रहा था, सेम यही चीज़ें बता दी। और यहाँ पे सीधा उन्होंने बता दिया कि लारेशिया और गोंडवाना लैंड था। फिर आगे वो कहते हैं कि पेंजिया, इन्होंने कार्बोनिफेरस युग से शुरुआत की अपने सिद्धांत की। टेलर महोदय जी शुरुआत करते हैं क्रिटेशियस युग से, क्रिटेशियस से, ठीक है, टेलर जी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो अंतिम कार्बोनिफेरस में पेंजिया टूट गई, लारेशिया, और यहाँ पे कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में पेंजिया टूटती है इतने भागों में। और यहाँ पे ये क्रिटेशियस युग से शुरुआत ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत असमानताएं हैं। अब हम इनके सिद्धांत को समझेंगे। ठीक है, तो आइए सिद्धांत को देखें हम जल्दी से। सिद्धांत इनका रहा, सिद्धांत की मैकेनिज्म। ये कहते हैं कि जो है फिर अंतिम जब पेंजिया दो भागों में टूट गई, उत्तरी भाग लारेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड हो गया, तो अब क्या होता है, अब इस गोंडवाना लैंड में विखंडन होता है। अब गोंडवाना लैंड में विखंडन होगा, फिर लारेशिया में विखंडन होगा, फिर धीरे धीरे ये जुरासिक तक कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक तक सारे स्थलखंड जो है टूटकर वर्तमान स्वरूप ले लेते हैं। तो इसके लिए इन स्थलखंडों के टूटने के लिए विज्ञान महोदय ने दो बलों को उपयुक्त माना। पहला बल क्या था, ज्वारीय बल, ज्वारीय बल, दो बल इन्होंने माना, पहला ज्वारीय, दूसरा प्लवनशीलता, प्लवनशीलता। तो ज्वारीय बल पश्चिम दिशा की ओर काम किया, पश्चिम दिशा, पश्चिम की ओर लगने वाला बल रहा। और प्लवनशीलता कहाँ, भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर ये बल लगा, ठीक है, इस प्रकार से ये बल लगा। अब कैसे बल अपना काम कर रहा है इससे हम समझेंगे। तो अंतिम कार्बोनिफेरस काल में, जो कि 35 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, क्या होता है, इस गोंडवाना लैंड में विखंडन हो जाता है। गोंडवाना लैंड यहाँ से टूटता है, देखिए क्रैक होता है, यहाँ से क्रैक हो जाता है। गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका और फिर अफ्रीका, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
और लास्ट में यहाँ पे बचता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप प्लस एशिया में टूट जाता है। ठीक है, जब ये ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल काम करने लगता है तो ये टूटने लगते हैं। ये जब प्लवनशीलता बल लगेगा तो भूमध्य रेखा, कोई भी आज भी अगर कोई चीज़ पृथ्वी पर है वो टूटेगी तो भूमध्य रेखा की तरफ ही जाएगी प्लवनशीलता बल के कारण। तो प्लवनशीलता बल के कारण ये भाग टूटे, ज्वारीय बल और प्लवनशीलता दोनों के संयुक्त रूप से लगने के कारण ये भाग टूटे। जब टूटने के बाद ये प्लवनशीलता बल के कारण भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हुए और ये भी भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हुआ, और जो ज्वारीय बल था उसके कारण से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा तो पृथ्वी में एक ब्रेक का काम किया। पृथ्वी में जब पृथ्वी घूम रही थी पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ तो चंद्रमा उसके स्थलखंड को जब अपनी तरफ आकर्षित किया तो पृथ्वी का ये स्थलखंड टूटकर पीछे छूट गया। ऐसे घूम रही थी जब, तो इसका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पीछे छूट गया। जब पीछे छूट गया तो पीछे खिसकना स्टार्ट हो गया चंद्रमा के ज्वारीय बल के आकर्षण के कारण। तो वर्तमान स्थिति ये प्राप्त हुई। तो क्या होता है यहाँ पे अंटार्कटिका जो है यहाँ पे इस पैंजिया का शेष भाग है। पैंजिया का शेष भाग अंटार्कटिका है, बचा हुआ है अंटार्कटिका। और यहाँ पे अफ्रीका हो जाता है टूटकर। ये यूरोप प्लस एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये भारत। अब यहाँ पे भारत जुड़ जाएगा जाके, अभी जा ही रहा है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका टूट गए प्रवाहित होकर के। ये प्रवाह जुरैसिक काल में, ये विखंडन अंतिम जो है अंतिम कार्बोनेस काल से स्टार्ट हुआ और जुरैसिक काल में ये विखंडन हुआ। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। पूछा जाएगा कि गोंडवाना लैंड का विखंडन किस काल में हुआ? तो जुरैसिक काल में हुआ गोंडवाना लैंड का विखंडन। और यूरेशिया का विखंडन कब हुआ? उसका भी जुरैसिक काल में उसका विखंडन हुआ। इसके बाद ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गए, भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो गए और इनका प्रवाह की गति जो है असमान थी, इसलिए ये बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। जो गैप बचा तो अटलांटिक सागर का निर्माण हुआ। यस शेप में, यस की आकृति में इस अटलांटिक सागर का निर्माण हो गया, क्योंकि इनके प्रवाह में असमानता थी। ये जो भारी पिंड था वो धीरे मंद गति से प्रवाहित हुआ और जो हल्का पिंड था, ऐसा मान सकते हैं, तीव्र गति से प्रवाहित हुआ। तो प्रवाह में असमानता थी, जिसके कारण से ये जो है असमान गति से प्रवाहित हुई और यस आकार की संरचना प्राप्त हुई। अब यहाँ उत्तरी ध्रुव से जो पिंड हट गए, उत्तरी ध्रुव से पिंड हट गए तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहाँ से भी पिंड हट गए, यहाँ पे शेष अंटार्कटिका बचा रहा। अब इसके बाद इस तरीके से प्रवाह हुआ। फिर ये जब ये भारत और ऑस्ट्रेलिया जब पहले यहाँ पर था, जब ये उत्तर दिशा में प्रवाहित हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में, तो यहाँ पर जो शेष स्थान बचा, यहाँ पे पानी भर गया। जब यहाँ पे पानी भर गया तो यहाँ पे हिंद महासागर की रचना हो गई। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर की रचना हो गई और ये जो
पैथालासा का शेष भाग बचा वो प्रशांत महासागर के रूप में, यहाँ पे है प्रशांत महासागर के रूप में प्रकट हुआ, अभी भी विद्यमान है। और यहाँ उत्तरी ध्रुव से हटा तो यहाँ उत्तरी ध्रुव का निर्माण हुआ, आर्कटिक सागर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से कार्बोनिफेरस से प्रारंभ होके तो इसका जुरासिक होते हुए कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, फिर ट्रायसिक, जुरासिक से होते हुए प्लायोसीन तक स्थलखंडों की वर्तमान अवस्थिति प्राप्त हो गई, प्लायोसीन तक। उसके बाद अब देखिए पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। स्थलखंड जब टूट कर अलग हुए तो जब ये उत्तरी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहा था तो यहाँ पर जो समुद्र में जो पैथालासा में निक्षेप था उसमें दबाव पड़ा तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन का निर्माण हो गया। और दक्षिणी अमेरिका में जब यहाँ पर जो निक्षेप था, यहाँ पे जो दबाव पड़ा तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन का निर्माण हो गया। यहाँ पर जब अफ्रीका उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर एटलस माउंटेन का निर्माण हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इटली जब यहाँ पे ये दक्षिण दिशा भूमध्य रेखा की ओर आ रही थी तब यहाँ पे जो है यहाँ पे एटलस का निर्माण हुआ। और यहाँ पर कौन सा पर्वत का निर्माण होता है पहले से देख लेते हैं। भारत, जब भारत यहाँ पहुंचा तो यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया दबाव के कारण, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। हाँ, यहाँ इटली के पास आल्प्स का निर्माण हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जब इन दोनों में दबाव पड़ा, बीच में पड़ा तो यूराल पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हो गया। इनका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है धीरे धीरे। इनका प्रथम उद्देश्य क्या रहा? जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना। तो इस प्रकार से इन्होंने जलवायु कटिबंध की व्याख्या कर दी। इन्होंने बता दिया कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि विभिन्न स्थलखंडों पर विभिन्न युगों में विभिन्न जलवायु जो है पाई गई। अब दूसरा इनका क्या रहा? दूसरा ये रहा कि महाद्वीपों के विस्थापन को बताना चाहते थे, महासागरीय तली के विस्थापन को बताना चाहते थे, वो भी इनका पूर्ण हुआ उद्देश्य। अब बात करेंगे हम साक्ष्य की। साक्ष्य पर बात करते हैं। साक्ष्य, पहला साक्ष्य ये दिया जाता है कि महाद्वीप जो प्रवाहित हुए अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इनके जो है इसके पूर्वी भाग और इसके पश्चिमी भाग को आपस में मिलाया जा सकता है। इनमें समानता है। ऐसा लगता है किसी पार्ट को तोड़ दिया गया है। जिग्सा एक शाम में पाया जाता है, शाम में अवस्था पाई जा रही है। यहाँ पे जिग्सा फिट है, मतलब इसे फिट कर दिया जा सकता है। अगर इसको मिला दिया जाए तो ये मिल जाएगा। तो ये बोला जाता है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट मिलाए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्या है? ये कहा जाता है कि अमेरिका में और यूरोप में जो पर्वत पाए जा रहे हैं उनमें समानता है। यहाँ पे यूरोप में फ्रांस में हार्सियन पर्वत पाया जा रहा है, हार्सियन और कैलोडियन यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कैलोडियन पर्वत में समानता
इनकी पर्वत की चट्टानों में समानता पाई जा रही है। ठीक है, इनके जीवाश्मों में समानता पाई जा रही है। अब तीसरी बात क्या बोली जा रही है कि ये अटलांटिक महासागर के जो है दक्षिण अमेरिका के तट के किनारे जो जीवाश्म पाए जा रहे हैं, अफ्रीका के तट के किनारे जो जीवाश्म पाए जा रहे हैं, जीवाश्म में समानता, जीवाश्म में समानता। कौन कौन से जीवाश्म? जो वनस्पतियों के जीवाश्म, जीव जंतुओं के जीवाश्म थे, वही जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं, वही जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं, वही जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं, वही यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है। नंबर चौथा क्या है? लेमिंग नामक एक जीव पाया जाता था। लेमिंग जीव की प्रवृत्ति पर बात करेंगे। लेमिंग जीव ये आपके यूरोप में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या है? नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह है। तो यहाँ पे जब लेमिंग पाया जाता है तो ये लेमिंग जो है पश्चिम दिशा की तरफ भागता है, रन करने लगता है। जब भागता है तो ये सागर को भी नज़रअंदाज करके सागर में भी कूद जाता है, तो सागर में डूबकर ये मर जाता है। तो इसकी ये प्रवृत्ति बताती है कि शायद इसके पूर्वज पश्चिम दिशा की तरफ जब भागते थे तब स्थलखंड था, और वही इनके जीन में आज भी है वही चीज़, इसलिए वो आज भी भागते हैं। इनको लगता है कि स्थलखंड है, लेकिन ये सागर में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कोई सुसाइड तो जानबूझ के करेगा नहीं, तो इसलिए माना जाता है कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, इनके पुरखे पहले पश्चिम दिशा की तरफ गमन करते थे। तो इसलिए माना जाता है साक्ष्य के रूप में कि पहले सारे महाद्वीप एक पंचय के रूप में संलग्न थे, एक थे। अब दूसरी बात क्या मानी जाती है? एक वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? ग्लोसोप्टेरिस नामक वनस्पति है। ये कहाँ पाई जाती है? ये अफ्रीका में पाई जा रही है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही है। ये भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। इसलिए यह माना जाता है कि ये वनस्पति जो है तीनों जगह पाई जा रही है। तो ये स्थलखंड कभी जो है एक में मिले हुए थे, अंटार्कटिका में भी पाई जा रही है, एक में मिले हुए थे। और अगला साक्ष्य क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि एक लेमूर नाम का जीव भारत में पाया जाता था, जिसके जीवाश्म इसके कहाँ मिले? जीवाश्म इसके मिलते हैं भारत में, अफ्रीका में। ठीक है। प्लस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जा रहे हैं इसके जीवाश्म। तो इसलिए और इन सारे पिंडों को दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया को मिला के एक लिमोरिया लैंड की संज्ञा दी जाती है। तो ये पूछा जा सकता है लिमोरिया लैंड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जो है कॉन्टिनेंट आते हैं? तो लेमूरिया लैंड ऐसा कुछ नाम है। इनको मिला करके बना दिया गया की संज्ञा दे दी गई। तो अगला साक्ष्य क्या है? अगले साक्ष्य पर हम बात करेंगे। अगला साक्ष्य फॉसिल की बात कर लिए, जीवाश्मशेष वनस्पतियों के बारे में बात कर लिए, पर्वतों के क्रम में समानता की बात हो गई। हाँ, एक साक्ष्य है जो ग्रीनलैंड यहाँ पर है आपका। ये ग्रीनलैंड ये प्रतिवर्ष
ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष पश्चिम दिशा की तरफ गमन कर रहा है। दिशा की तरफ 20 सेंटीमीटर, क्या था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की तरफ से प्रवाहित हो रहा है। ग्रीनलैंड 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की तरफ पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ये भी एक साक्ष्य है और ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे इनका जो ये सिद्धांत है ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत बन गया। इसके साथ ही वर्तमान में भी और साक्ष्य प्रकट किए जा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे। जैसे कि डरबन में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, यहाँ पर भारत में, यहाँ पर कर्नाटक में कोलार की खान है सोने की, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुलगार्डी सोने की खान है, यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका में, कर्नाटक में, ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खानें पाई जा रही हैं। तो इसका मतलब है ये कभी पिंड एक में थे, जुड़े हुए थे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्राज़ील और यहाँ पे कांगो के पास, यहाँ पर भी जो है जो पाया गया सोना पाया जा रहा है और सोने के साथ हीरे भी पाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ भी पाया जा रहा है, यहाँ भी पाया जा रहा है। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये पिंड कभी जो है मिले हुए थे। और इसके साथ में वर्तमान में प्लेट टेक्टोनिक जो आपका सिद्धांत है उसने तो प्रतिपादित कर ही दिया, उसने सिद्ध कर दिया कि ये सारे स्थलखंड प्रवाहित तो हो रहे हैं, अभी भी प्रवाह इनमें जारी है और इन प्रवाह के कारण ही पर्वतों का निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे द्वीप चाप के बारे में। वेगनर महोदय ने द्वीप चाप के बारे में भी थोड़ा सा बताया। इन्होंने बताया कि जब ये महाद्वीप, ये स्थलखंड प्रवाहित हो रहे थे, तो जब इनमें थोड़ा रोक लगी या कहीं पे जब कहीं रुकावट पैदा हुई, जब रुकावट पैदा हुई तो इसके स्थलखंड, इसके जो है स्थल भाग थे वहाँ पे रुक गए। जब वो रुक गए, आगे प्रवाहित नहीं हो पाए, तो एक द्वीप के रूप में, एक चाप के रूप में, द्वीप चाप के रूप में ऐसे उनका आकार बना। तो जो है इन्होंने बताया कि द्वीप चापों की उत्पत्ति हुई। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो है एशिया के पूर्वी भागों में, यहाँ पे जापान, फिलीपींस, ठीक है, ये सारे जो है द्वीप चाप के उदाहरण हैं, जो कि महाद्वीपों के प्रवाह के साथ नहीं बने रहे, उनमें अवरोध उत्पन्न हुआ और वो रुक गए। इसके साथ में आप पूर्वी द्वीप समूह देख सकते हैं, क्यूबा, हवाना, ये सारे। तो यहाँ पर भी ये द्वीप चाप हैं, इनके बारे में भी वेगनर महोदय ने बताया। तो ये सारी चीज़ें वेगनर के सिद्धांत को एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रारूप दे देती हैं। अब हम आलोचना करेंगे वेगनर के सिद्धांत की। आलोचना में कहा जाता है कि जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है, आलोचना की बात करते हैं। चंद्रमा का ज्वारीय बल, चंद्रमा का ज्वारीय बल पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है प्रवाह कराने के लिए, महाद्वीपों का प्रवाह कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा ये कहा जाता है कि ये बल, जो इन्होंने दो प्रकार का बल बताया, ज्वारीय बल
और प्लवनशीलता बल, ये दोनों बल कार्बोनिफेरस युग के पहले भी काम कर रहे थे, तब क्यों इन स्थल खंडों का प्रवाह नहीं हुआ उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा जाता है कि ये बल अगर काम कर रहे थे तो ये क्यों कार्बोनिफेरस युग में ही प्रवाह प्रारंभ हुआ, उसके पहले प्रवाह हुआ रहा होगा, कैम्ब्रियन एज से प्रवाह करा देना था। तो इसके बारे में ये मौन है। आगे कहा जाता है कि आंध्र महासागर के दोनों तटों को, आंध्र महासागर के दोनों तटों को जो है पूर्णता नहीं मिलाया जा सकता है। ठीक है, तटों को पूर्णता नहीं मिलाया जा सकता है, नहीं मिला सकते। हालांकि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। हालांकि जो है अब सिद्ध हो चुका है प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है और महासागरीय तली में भी जो है प्रवाह हुआ है, महासागरीय तली भी में विसरण हुआ है। महासागरीय तली जो है एक दूसरे से दूर जा रही है और एक स्थान पे करीब आ रही है तो दूसरी जगह दूर जा रही है। तो इस प्रकार से इनका सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत का एक आधार बना। इनके सिद्धांत कोई आधार बनाकर आगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की व्याख्या की गई। इनका सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और कुछ छूट रहा है? शायद कुछ नहीं छूट रहा है। हाँ, थोड़ा सा वेगनर और टेलर के मतों में थोड़ा सा हम अंतर को समझते हैं। तो टेलर और यहाँ पे वेगनर जरूरी है थोड़ा। तो इन्होंने टेलर महोदय ने क्या बताया स्टार्टिंग में, लारेशिया प्लस गोंडवानालैंड बताया। ठीक है, और कब शुरुआत की? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में शुरुआत की। उसके बाद क्या बताया इन्होंने? क्या बताया? पैंजिया और पैथालासा के बारे में बताया। पैथालासा और शुरुआत की कार्बोनिफेरस से, कार्बोनिफेरस काल से शुरुआत की। इसके बाद बल देखते हैं। इन्होंने ज्वारीय बल बताया, ज्वारीय प्लस अब केंद्रीय, मुख्य रूप से ज्वारीय बल। और वेगनर महोदय ने ज्वारीय बल बताया प्लस ज्वारीय बल के साथ में प्लवनशीलता बल, प्लवन बल के बारे में बताया। तो ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ज्वारीय और प्लवनशीलता बल के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने चंद्रमा की उत्पत्ति बता दी। क्रिटेशियस युग में इन्होंने चंद्रमा के बारे में कोई बात नहीं बताई। उसके बाद इनका सिद्धांत दिया गया 1908 में, 10 में प्रकाशित हुआ। इनका 1912 में दिया गया, 20 में प्रकाशित हुआ। ये महोदय वलित पर्वत की व्याख्या करना चाहते थे, वलित पर्वत की व्याख्या। और ये महोदय जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे, जलवायु
परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। थैंक यू। हमें नहीं लगता है कुछ बचा है। थैंक यू, गुड बाय।